भारत बहुत स्पष्टता से अपनी तैयारी के साथ उतरा था। 7 में ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था तब तो केवल उसको टेरर कैंप्स को नष्ट करना था और सिंपल उद्देश्य था। लेकिन उसके बाद जब 8 मई को पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें की, तब तक जो अब हम प्रयास कर रहे हैं भारत की ओर से वो यही है कि अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी नागरिकों को बचाने के लिए प्रयास हो रहा है। भारत पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो। हमारा INS विक्रांत कब से अरेबियन सी में रेडी है। उसके अलावा एयरफोर्स जो हम देख रहे हैं, कल रात से आज तक 8 मई की रात से आज तक जिस हिसाब से हमारी एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के जो हमले हुए हैं उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके, उसके F-16 को गिरा के, ड्रोन्स, मिसाइल सबको गिरा के, और हमारा S-400 जो मिसाइल सिस्टम है जिसे हम सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्वदेशी सिस्टम है, आकाश बराक 8 है, स्पाइडर है जो इजराइल के साथ हमने लिया है। हम संपूर्णतः से तैयार हैं। लेकिन साथ ही में पाकिस्तान की परिस्थिति ऐसी है जहां जनरल बाजवा ने कहा था अपने ही स्पीच में कि उनके पास हार्डली 4 दिन का एमिनेशन है, और उसके सामने भारत, उसके पास न केवल एमिनेशन, हथियार, हमारे पास जेट्स, एयरक्राफ्ट, INS सूरत, INS विक्रांत, और हमारी सेना तो हमेशा तैयार है। पाकिस्तान माफ करने के लिए लायक ही नहीं था, चाहे वो 1947 के बाद 1948 से, जब से वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है तब से लेके अब तक। इससे मुझे एक चीज कहनी है, जैसे याद आता है कि शिशुपाल ने 99 बार जब श्री कृष्ण को अपशब्द कहे थे और वो लास्ट बार था 100वीं बार, तब सुदर्शन चक्र चला था। वही परिस्थिति अभी पाकिस्तान की हो चुकी है कि उसने इतनी बार गलतियां की है। हमेशा से उसने जो फंड्स लिए हैं, लोन लिए है, वो केवल और केवल टेररिज्म के लिए यूज किया है, और वो भी भारत के खिलाफ। तो इसमें अब हमारा सुदर्शन चक्र चल गया है और इसका संपूर्ण नाश होके ही ये रुकना चाहिए। और तब जब आप बात कर रहे हैं चाइना की, तो चाइना ने तो अभी लास्ट स्टेटमेंट जो दिया है, जब उसको पूछा गया कि JF-17 का उपयोग हुआ था और जिसमें उसको गिराया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध हुआ है उसमें, तो उसने उससे किनारा कर दिया और कहा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी साथ में US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने, उनको जब पूछा गया कि क्या आप कहना चाहते हैं इंडिया भारत के इस युद्ध के बारे में, तब उन्होंने कहा ये इंडिया भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें बीच में पड़ेंगे नहीं। लेकिन साथ में मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि कल जब भारत ने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया, अब उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन किया है जो उसने US के साथ किया था। F-16 देते वक्त US ने बहुत क्लियरली बताया था कि ये F-16 केवल और केवल टेररिज्म के अगेंस्ट यूज आप कर सकते हैं, और वो भी अफगानिस्तान की तरफ ही। भारत की तरफ आप कभी भी F-16 यूज नहीं करेंगे, और वो भी वॉर सिचुएशन में कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन ऑलरेडी वो पाकिस्तान ने कर दिया है, और अगर ये करता है पाकिस्तान तो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा, और कोई स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर, कोई भी तरीके की सहायता US से उसको नहीं। हमारे लिए जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में वो जिहादी हमला हुआ था, तब से लेके आज तक न केवल हर दिन, हर पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द बहुत क्लियरली कहे थे और बहुत गंभीरता से कहे थे कि समय बहुत कम है लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो हमारे पास समय कम है, लेकिन जो लक्ष्य हमें, और लक्ष्य हमारा क्या है कि ये जो टेररिज्म का अड्डा बनाए रखा है पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर, हमें उसको नष्ट करना है, और आगे चल के दोबारा वो हमारी भारत की तरफ आंख उठा के न देखे, ये परिस्थिति हमें करनी है। आज 9 में बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज के दिन IMF से उसको दोबारा लोन मिलने की ये डेट है। और सुबह ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से ये ट्वीट भी आ चुका है, जहां पे वो कह रहे हैं और गुहार लगा रहे पूरी दुनिया से, देशों को, कि प्लीज हमें कुछ पैसे दे दीजिए, अभी भारत के सामने हम टिक नहीं पा रहे हैं। और आप ये भी मैं बता दूं कि IMF से जो लोन मिलता है पाकिस्तान को, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि ये पैसे जो है आप एंटी टेररिज्म के लिए यूज होगा, न केवल टेररिज्म के लिए। लेकिन पाकिस्तान के केस में जब जब उसने लोन लिया है वो केवल और केवल टेररिज्म
रॉन्ग में यूज किया है और वो भी भारत के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता अब ये परिस्थिति है कि उसको कोई भी लोन मिलेगा। उसकी आर्थिक परिस्थिति में उसका जो अभी सिचुएशन है, उसका ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट्स गिर गया था उसका मार्केट, जब भी 7 मई को ये हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और उसके नेक्स्ट दिन और 1500 गिर गए थे। भारत ने इंपोर्ट रोक दिया, उसमें भी उसकी अभी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी परिस्थिति में है। और इंडस वाटर ट्रीटी के जब एब्सेस हुआ है, उसके बाद उसकी जो पानी की परिस्थिति है, अगेन जो 40% से 60% उसका एग्रीकल्चर का उसका काम है, वो भी इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जाकर मोदी को बता देना, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में उन जिहादियों ने हमारी बहनों को कहा था, वो आज शायद पाकिस्तान को पता चल रहा होगा। ये जो 4 अक्षर MODI जो उन्होंने बोले थे, वो इतने भारी पड़ रहे हैं कि न केवल उनकी सेना को भागना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि कराची में जो उनके आर्मी इंस्टॉलेशन है वहां से इवैक्यूएशन हो रहा है, उनके F-16 मारे जा रहे हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नष्ट कर दी जा रही है। साथ ही में हमारे ये भी पाकिस्तान को क्या देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने टुकड़े देखने पड़ेंगे। इस बार एक बार हुआ था 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश भारत ने बनाया था, और इस बार बलूचिस्तान यहां से अलग होने की रेडीनेस में है, और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा रेडीनेस में है कि वो भी अपनी खुद की आइडेंटिटी निकाले। मेरे लिए हमेशा से गर्व की बात रही है कि मैं इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर अपनी सेवा अपने देश के लिए दे पाई हूं। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने टेरिटोरियल आर्मी को ये पत्र लिखा कि टेरिटोरियल आर्मी अपने जवान और अपने ऑफिसर्स को यूज कर सकती है, सर्विसेज में वापस ले सकती है, और जहां पे भी उपयोग हो सके इस युद्ध जैसी परिस्थिति में, तब मैं ये कहना चाहती हूं कि एज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आज इस मीडिया के माध्यम से नागरिकों तक अपनी सही चीज, सही इंफॉर्मेशन, इस फॉल्स प्रोपेगेंडा का जो नैरेटिव चल रहा है उसमें अपना योगदान, सही इंफॉर्मेशन देके मैं एज सोल्जर अपना काम तो कर ही रही हूं। लेकिन यदि मेरे देश को आवश्यकता पड़ती है कि मैं वापस बतौर एक आर्मी ऑफिसर दोबारा फील्ड में अपने देश के लिए अपना कोई भी योगदान दे पाऊं, तो इस यज्ञ में मैं अपनी योगदान के रूप में आहुति अवश्य दूंगी। नागरिक धर्म ऐसी युद्ध की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे भारत की अगर परिस्थिति देखें तो 1971 के बाद हमारी जनरेशन, जो अभी की यंग जनरेशन है, उसने कोई ऐसा बड़ा वॉर देखा नहीं है। उसे नहीं पता है कि सायरन बजे तब क्या करना चाहिए, इवैक्यूएशन हो तब क्या करना चाहिए, या हम बात करते हैं ब्लैकआउट होने की तब क्या करना चाहिए। जब हमारी सेना हमारे बॉर्डर्स पे युद्ध लड़ रही है हमारे शत्रुओं के साथ, तब नागरिक के रूप में आप भी सेना, अपने देश की सेना बनने का कर्तव्य कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले पैनिक ना करें। नंबर 2, जो भी प्रशासन हमें दायित्व देता है, जो भी डायरेक्टिव्स देता है, उसका पालन करें। एंड थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज का टाइम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम। तो जो गलत प्रोपेगेंडा भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, कृपया करके उस प्रोपेगेंडा की जाल में न फंसे, और केवल जो गवर्नमेंट हमें ब्रीफिंग देती है, आर्मी हमें ब्रीफिंग देती है, वही चीज सोशल मीडिया में आगे करे, और एक सतर्क और जागरूक नागरिक होने का अपना दायित्व निभाए और राष्ट्र के सैनिक बने। मॉक ड्रिल्स जो हमारी आरंभ होने वाली थी और हुई भी है बहुत सारी जगहों पे, 7 मई को, 8 मई को बहुत सारी जगहों पे मॉक ड्रिल्स हुई, जिसमें बताया जाता है कि सायरन किस टाइप की होती है, कितनी लंबे समय तक चलती है और उसके में क्या करना होता है। जैसे ही सायरन बजती है, आपको सुरक्षित जगह पे जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है, आपके घरों के अंदर, सुरक्षित बिल्डिंग्स के अंदर आपको इमीडिएटली जाना होता है, या कोई ऐसी जगह होती है जहां पे शेलिंग की ये हो सकता है कि पड़े, तो आपको वहां से इवैक्यूएशन भी करना होता है। ब्लैकआउट्स का रीजन होता है, आज के टाइम में तो थर्मल इमेजेस भी है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, किंतु ब्लैकआउट्स भी इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ये सुरक्षित हो कि हमारे जो नागरिक है वो सुरक्षित हो और दुश्मन की आंख में न आए।